जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट, जहां हम नैरिज की चर्चा कर रहे थे, उसी नैरिज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं पार्श्वपाद की संरचना की, जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। और अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है तो पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा। तो बहुत ही गौर से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट आपको कहां लेके चलता हूं, स्क्रीन के ऊपर, जहां आपको ये टॉपिक मिलेगा। और अगर कोई इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास रखे बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपन चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां हमने हेडिंग लगा रखी है पार्श्वपाद की संरचना। बेटा एक सिंपल बात समझो कि पार्श्वपाद है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्श्वपाद है क्या। तो मैं यहां लिखूंगा बेटा गमन, और गमन के साथ में मैं टॉपिक ऐड करता हूं पार्श्वपाद। जो गमन होगा ना बेटा, वो किसके माध्यम से होगा? पार्श्वपाद के माध्यम से, पैरापोडियम की सहायता से। अब हम बात करें कि पार्श्वपाद कहां कहां पाए जाएंगे, कहां नहीं पाए जाएंगे। तो सिंपल बात याद रखना, प्रथम खंड व अंतिम खंड, प्रथम खंड को छोड़ दो व अंतिम खंड को छोड़ दो, छोड़कर शेष सभी खंडों में, सभी खंडों में क्या पाए जाएंगे बेटा? पार्श्वपाद पाए जाते हैं। सभी खंडों में क्या पाए जाएंगे? पार्श्वपाद पाए जाते हैं। तो दो बातें क्लियर हो गई कि गमन के लिए पार्श्वपाद, प्रथम खंड को छोड़कर, अंतिम खंड को छोड़कर बाकी शेष सभी पर क्या होंगे? पार्श्वपाद होंगे। पहली बात। दूसरी बात समझिएगा, इन पार्श्वपादों के साथ में सुख और पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुख और पाए जाते हैं। अब मैं ज्यादा ध्यान ना खींचते हुए डायरेक्ट आपको एक डायग्राम पर लेके चलता हूं, जहां हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, और वो पैरापोडिया का है। किसका है? पैरापोडिया का है। तो यहां पर बेटा देखेंगे अपन डायग्राम के एक एक हिस्से की चर्चा करते हैं कि डायग्राम में एक्चुअली में है क्या। तो देखो डायग्राम में देखें तो पार्श्वपाद को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है इसका फर्स्ट भाग, जिसे हम क्या लिखते हैं? नोटोपोडियम। क्या लिखेंगे? नोटोपोडियम। और जो एक और सतह होती है उसे हम लिखते हैं बेटा न्यूरोपोडियम। एक तो क्या होगा? नोटोपोडियम, और एक क्या होगा बेटा? न्यूरोपोडियम। अब देखो जो नोटोपोडियम है ना, ये पाया जाएगा पृष्ठ सतह पर। कहां पाया जाएगा? पृष्ठ सतह पर, यानी डोर्सल सरफेस पे पाया जाएगा। और न्यूरोपोडियम जो होगा ना बेटा, वो पाया जाएगा अदर सतह पर। कहां पाया जाएगा? अदर सतह पर, यानी वेंट्रल सरफेस पे पाया जाएगा। तो दो सतह होंगी, एक तो डोर्सल सतह और एक वेंट्रल सतह। और इन डोर्सल और वेंट्रल सतह पर स्पर्शी उपांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पर्शी उपांग पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या लिख रहे हैं बेटा? डोर्सल सिरस लिखते हैं। क्या लिखेंगे? डोर्सल सिरस लिखेंगे। वही वेंट्रल सतह पर भी एक स्पर्शी उपांग पाया जाता है, जिसे मैं क्या लिखूंगा? वेंट्रल सिरस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? वेंट्रल सिरस लिखूंगा। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम को विभाजित किया जाता है एक मसल्स के द्वारा। किसके द्वारा?
मसल्स के द्वारा नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम के बीच में एक मसल्स पाई जाती है जो बहुत ही लचीली होती है, जिसे हम क्या लिखते हैं बेटा, एसिक्यूलम लिखते हैं। कौन सी मसल्स पाई जाती है, एसिक्यूलम मसल्स पाई जाती है। ये वाली जो सतह दिख रही है आपको, देखो ये पूरी जो जा रही है क्या है, एसिक्यूलम है, जो इसको फैलने व सिकोड़ने में मदद करती है। या बेटा मैं सिंपल बात कहूं कि पार्श्वपादों को गमन में सबसे बड़ा जो योगदान होगा ना, वो इस एसिक्यूलम का होगा, जो नोटोपोडियम के पास भी रहेगी और न्यूरोपोडियम के पास भी रहेगी। इसके अलावा नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम के पास में कुछ सुखगर कोश संरचनाएं होती है, जिन्हें अपन नोटोचिटे और न्यूरोचिटे, नोटोपोडिया पे है तो इसे हम क्या कह देंगे बेटा, नोटोचिटे कह देंगे, और न्यूरॉन के पास में है तो इसे हम क्या कह देंगे, न्यूरोचिटे कह देंगे। ये जो नोटोचिटे और न्यूरोचिटे जो स्ट्रक्चर्स है बेटा, ये यहां पर नवीनीकरण करने का काम करती है, सुकों को नवीनीकृत करने का क्या करती है, कार्य करती है। इसके अलावा यहां पर दो सरफेस और पाए जाते हैं जो लिग्यूल बनाते हैं, पुनः जिम्बिकाएं बनाते हैं। ऊपरी सरफेस को अपन सुपीरियर लिग्यूल कहेंगे, क्या कहेंगे, सुपीरियर लिग्यूल कहेंगे। वहीं नीचे वाले को अपन बेटा इंफीरियर लिग्यूल कहेंगे, क्या कहेंगे, इंफीरियर लिग्यूल कहेंगे। यह होती है एक कंप्लीटली पार्श्वपाद की संरचना। क्लियर बात है। लेकिन हम बात सुकों की भी करेंगे, क्योंकि विदाउट सुक पार्श्वपाद मूवमेंट नहीं करेगा। तो यहां सुक की संरचना भी होती है, और सुकों की संरचना 3 होती है। सुकों की संरचना कितनी होती है, 3 होती है। लेकिन सुकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो पार्ट होंगे बेटा, वो 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। एक जो पार्ट होगा उसे मैं कहूंगा सेप्ट, एक पार्ट को तो मैं क्या कहूंगा, सेप्ट कहूंगा, और एक पार्ट जो होगा उसको मैं ब्लेड कहूंगा। सेप्ट जो होगा वो आधारी भाग होगा, यानी कि आधार की तरफ पाया जाएगा, बेसमेंट के रूप में पाया जाएगा। ब्लेड अपर सरफेस पे पाया जाएगा। ये 3 होते हैं यहां पे। सुख कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर एक में बात करें तो सेप्ट क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन ब्लेड क्या है, बड़ा, और ब्लेड पर कुछ दांतेदार संरचना पाई जाएगी। दूसरे में बात करें क्या है, वह सेप्ट क्या है, छोटा है थोड़ा और सकरा है, लेकिन ब्लेड जो है बड़ी पाई जाती है, और उसके ऊपर अनेक दांतेदार संरचना पाई जाती है। तीसरे में बात करें तो सेप्ट तो क्या है, बड़ा है, लेकिन इसका जो ब्लेड है वो पतवार के समान होता है, हेलम स्ट्रक्चर होती है। जैसे नाव को आगे से पीछे करने के लिए पतवार को काम में लेते हैं, सेम उसी प्रकार से नैरिज भी अपने गमन के रूप में सुकों को काम में लेता है, और वो जो सुक होते हैं ना, वो पतवार के रूप में काम करते हैं, जिससे पानी को आगे से पीछे किया जाता है, और नैरिज आसानी से क्या करेगा, गमन करेगा। अब नैरिज में 2 गमन होते हैं बेटा, रैंकर भी होता है और तैरकर भी होता है। तो रेंगेगा और तैरेगा, दोनों के अंदर उसे एसिक्यूलम को फैलाना व सिकोड़ना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से संपूर्ण पार्श्वपाद की संरचना का हम जिक्र कर लेते हैं। इसके बाद में अगर हमारे पास टॉपिक आता है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है बॉडी वॉल। कौन सा आता है, बॉडी वॉल आता है। और इस बॉडी वॉल की अगर हम बात करें बेटा, इसे हम देह भित्ति कहते हैं। और नैरिज के अंतर्गत आगे से पीछे की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ 4 प्रकार की देह भित्ति पाई जाती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की देह भित्ति पाई जाती है, जिनमें से पहला होता है क्यूटिकल। पहला तो क्या होगा, क्यूटिकल। सेकंड की अगर हम बात करें, पहला क्यूटिकल है, तो दूसरे की हम बात करें तो दूसरी जो परत होगी वो बेटा एपिडर्मिस से वलित होगी। तीसरी की हम बात करें तो तीसरी मस्कुलर लेयर होगी या मसल्स लेयर होती है।
चौथी हम बात करें तो चौथी हमारे पास में बेटा परगुह्य उपकला होती है। क्या होती है? परगुह्य उपकला होती है। और देखो बेटा इन चारों के अगर स्टेज की बात करें तो सबसे ऊपर क्यूटिकल होगी, उसके बाद में एपिडर्मिस, उसके बाद में मसल्स लेयर और उसके बाद में परगुह्य उपकला। तो बेटा देखो क्यूटिकल के लिए हम बात करें, क्यूटिकल के लिए अगर हम बात करें तो क्यूटिकल जो है सबसे ऊपरी परत है। क्या है बेटा? सबसे ऊपरी परत होती है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये जो क्यूटिकल होती है ना वो काइटिन से बनी होती है। क्यूटिकल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। क्लियर बात है? क्यूटिकल के जस्ट बाद में क्या पाई जाएगी? एपिडर्मिस। तो दूसरी परत कौन सी होगी बेटा? एपिडर्मिस की होगी। वलित संरचना होती है, लगभग सभी भागों पर पाई जाती है। मसल्स लेयर की बात करें तो मसल्स लेयर कौन सी परत होगी बेटा? तीसरी परत होगी। काम क्या करती है यहां पर? संकुचन व असंकुचन का, संकुचन व असंकुचन का काम करती है, अर्थात कंट्रैक्शन व अनकंट्रैक्शन का काम करती है। परगुह्य उपकला की बात करें तो सबसे अंतिम परत होती है, सबसे अंतिम परत होती है और नीचे की ओर पाई जाती है। किधर पाई जाती है बेटा? नीचे की ओर पाई जाती है। ये इसकी देहभित्ति की बात होगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ले लेते हैं और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गमन। गमन को हम क्या कहेंगे बेटा? लोकोमोशन कहेंगे। गमन को हम क्या कहेंगे बेटा? लोकोमोशन। और याद करो मैंने आपको क्या बताया? गमन का मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन। गमन के लिए हमें क्या चाहिएगा? लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब गमनांग चाहिएंगे। और यहां गमन का जो काम होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? पार्श्व पादों के द्वारा, पैरापोडिया के द्वारा होगा। और सिंपल बात समझो, नैरीज जो है, नैरीज जो है वो कहां रहता है बेटा? बिल में। नैरीज कहां रह रहा है? बिल में रह रहा है। और ये बिल में तो रहता है, साथ में ये ठोस सतह पर भी मूवमेंट करता है, ठोस सतह पर भी मूवमेंट करेगा और पानी में भी मूवमेंट करता है, पानी में भी गमन करता है। तो ठोस सतह पर भी गमन कर रहा है, पानी में भी गमन कर रहा है। तो ठोस सतह वाले गमन को तो मैं बेटा कह दूंगा क्रेवलिंग। क्या कहूंगा? क्रेवलिंग। और क्लेवलिंग को हिंदी में लिखते हैं अपन रेंगना। क्या लिखेंगे? रेंगना। वही अगर पानी में गमन कर रहा है तो उसे मैं लिखूंगा बेटा स्विमिंग। क्या लिखूंगा? स्विमिंग। और स्विमिंग को अपन हिंदी में क्या लिखेंगे? तैरना। बेटा सिंपल बात समझो कि क्रेवलिंग और स्विमिंग दोनों एक ही बात है। दोनों के अंतर्गत पंखों को फैलाना, पंख तो है नहीं तो पार्श्वपादों को फैलाएगा। जैसे बच्चों का, बच्चा नहीं होता कई बार अपने मिट्टी के अंदर खेलने लग जाता है और लोट प्लेटें खाने लग जाता है, फिर आगे के लिए ऐसे घूमने लग जाता है, तो वो भी तो हाथों को फैला रहा है ना। तो सेम यहां पर भी वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, पार्श्वपादों को फैलाएगा। और पार्श्वपादों को फैलाने के लिए यहां पर एक मसल्स मैंने बताई आपको थोड़ी देर पहले, वो क्या है? एसिक्यूलम। इधर भी क्या रहेगी? एसिक्यूलम। तो सिंपल सी बात है, एसिक्यूलम क्या करेगी? फैल जाएगी और सिकुड़ जाएगी। अब देखो ये एसिक्यूलम है, एसिक्यूलम है। अब इसको क्या करना है? फैलाना है। तो मैं क्या करूंगा? आगे से पीछे की तरफ मूवमेंट कर रहा हूं ना। अब मैं इसको वापस लेके आऊंगा तो पीछे से आगे की तरफ, फिर आगे से पीछे की तरफ, फिर ये देखो पीछे से आगे। ये किधर जा रही है? आगे से पीछे। मूवमेंट कर रही है ना सारी, ये देखो मूवमेंट कर रहा है ना। सेम एसिक्यूलम यूं ही वर्क करता है। तो हम सिंपल बात करेंगे, एसिक्यूलम आगे से पीछे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। सेम इधर लिख दो, आगे से पीछे की तरफ क्या करता है? मूव करता है। अब ये मूव तो कर रहा है, अब इस मूवमेंट को कौन देख रहा है? इस मूवमेंट को कौन देख रहा है? तो हम सिंपल बात कहेंगे, इस एसिक्यूलम के द्वारा दो स्ट्रोक लगाए जाते हैं। एक इफेक्टिव स्ट्रोक होता है जिसे हम प्रभावी स्ट्रोक कहते हैं, और एक कौन सा स्ट्रोक लगाया जाएगा बेटा?
रिकवरी स्ट्रोक याद कर लो आप, पैरामीशियम का गमन आपको पढ़ाया था, वहां हमने फिर से आपको इफेक्टिव और रिकवरी की बात बताई थी कि जो दबाव डाल रहा है, जो पानी को आगे से पीछे कर रहा है वो तो इफेक्टिव, और जो पीछे से आगे की तरफ कर रहा है तो वापस पुनः अपने प्राप्ति की जहां से था वहीं आ जाएगा, वहीं खड़ा हो जाएगा, उसके बाद कोई मूवमेंट यहां पर नहीं होगा। तो इस प्रकार से नैरिज में क्या पाया जाता है, गमन पाया जाता है, तो ठोस सतह पर भी और पानी के अंदर भी। और यहां पर हम गमन को कंप्लीट करते हैं। ये पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन है, पार्श्वपात और गमन दोनों को मिलाकर के 15 नंबर है, और 15 नंबर फोकट क्या है बेटा, बहुत सिंपल टॉपिक है। और आपको करना क्या है, वीडियो को जल्दी से जल्दी लोगों तक भेज दो, अपने साथियों तक भेजो, जिनसे उन्हें पता चले कि यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कंटेंट मिल रहा है, कॉलेज के लगभग कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहो जीवन के अंदर।